हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे SST 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूरे चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सटीकता से समझेंगे। देखो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, सीधे के सीधे परीक्षा में क्वेश्चन आ जाते हैं ऑप्शन सहित। देखो NCERT है तो NCERT से सीधे के सीधे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये NCERT को समझाऊंगा अच्छे से, एक एक लाइन को पढ़ के और एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। देखो ये नोट्स अपने हाथ से बने हुए हैं, सारा इसमें निचोड़ है चैप्टर का। उसके बाद में ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी है। देखो आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इस तरह से हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा। देखो अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख ले रहे हैं कि ये आर्यभट्ट जी ने क्या बोला है। इन्होंने कहा पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, पहली बात, और जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी हुई है, और यह एक गोलाकार है। देखो ये गोलाकार है, ठीक है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ये किसने बोला है? आर्यभट्ट जी ने बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो ये स्टोरी सी होती है। तुम्हें पता है कि NCERT में कहानियाँ बहुत होती हैं, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें समझाऊंगा, ठीक है। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम ख़राब होगा, मेरा भी टाइम ख़राब होगा। चलो देखते हैं। देखो इसमें मेन पॉइंट आ रहा है मानचित्र, मानचित्र और उसके घटक, ठीक है। देखो मानचित्र और उसके घटक, इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं मानचित्र क्या होता है। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है। देखो ये पूछा जा सकता है, क्या होता है? प्रतीकात्मक चित्रण होता है। ये पॉइंट आपको नोट अपना करना है, ठीक है। और रेखांकन भी कह सकते हैं इसको। यह एक लघु क्षेत्र का, लघु क्षेत्र यानी गांव हो सकता है, कस्बा हो सकता है। यह एक बड़े क्षेत्र में जैसे कोई जिला हो सकता है ना, राज्य हो सकता है, समझ रहे हो। और एक एक बहुत बृहद विशाल बृहद क्षेत्र हो सकता है, जैसे भारत जैसा देश, उसका भी मानचित्र हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो एक पॉइंट सीधा का सीधा पूछा जा सकता है परीक्षा में, वो ये है। देखो अगर मैं यहाँ से इसको मिस कर दूँ और इतना क्वेश्चन आपको लिख दूँ, मानचित्रों की पुस्तक का संग्रह है, तो आपका आंसर क्या होगा? एटलस होगा, ठीक है। हिंदी में मानचित्रावली होगा। तो इसको डायरेक्ट नोट करेंगे, परीक्षा में सीधा का सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक। अब इसके बाद में मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो अपनी NCERT में 3 प्रकार के दिए है ना। पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा थीमेटिक। थीमेटिक को आप विशेष मानचित्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र। मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत है, महासागर है, नदियों को दर्शाते हैं, है ना। ये सभी भौतिक मानचित्र होते हैं। जैसे पर्वत है, महासागर, नदियाँ, तालाब, इन सब को दर्शा रहे हैं, वो भौतिक मानचित्र है। दूसरा नंबर है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें देश है, राज्य है ना, और क्या कहते हैं, जिले हैं, उनकी सीमाएं, इनको दर्शाया जा रहा है, वो राजनीतिक मानचित्र है। थीमेटिक मानचित्र क्या हो गए फिर? देखो थीमेटिक मानचित्र रह गया। थीमेटिक विशेष, विशेष देखो इसमें विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते, जैसे मिट्टी के बारे में बता रहे हैं स्पेशल, वायु के बारे में बता रहे हैं, जलवायु के बारे में बता रहे हैं, ऐसे मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं, ठीक है। तो तीनों मानचित्रों को आप विशेष तौर से याद रखें। कौन कौन से? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। नोट्स में आपको डिटेल में मिल जाएगा फिर भी, ठीक है। इसके बाद एक तो सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, किसी भी मानचित्र के कितने घटक होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पूछेगा इसमें, निम्नलिखित में से मानचित्र का घटक नहीं है। तो 3 तो ऑप्शन ये देगा, दूरी, दिशा, प्रतीक चिन्ह। चौथा कोई और बना देगा, जैसे भाषा है, मिट्टी है, कुछ भी XYZ, तो वही आपको वन और छांटना होगा, ठीक है। तो ये तीनों बातें याद रखेंगे। कौन सी? एक तो दूरी ध्यान रखेंगे, दिशा ध्यान रखेंगे, और प्रतीक चिन्ह ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मानचित्र घटक होते हैं 3, चौथा नहीं होता है। और चौथा उसमें कोई ऐसा देखो जो नहीं होता है, वो आपको छांटना होगा। तो आप अपने नोट पॉइंट में ये अच्छे से नोट बना लीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसमें ज़्यादा कोई यहाँ पे समझने वाली बात नहीं है, जो भी समझने वाली बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये एक बात ये समझने वाली इसमें, दिशा के बारे में। हमारी मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। हम अपनी कॉपी में हमेशा इस तरह से दिशा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो हमारे सामने होता है वो नॉर्थ होता है, यानी उत्तर होता है, ठीक है।
और जो नीचे पीछे की ओर देखें उसका वो साउथ होता है, दक्षिण होता है। अपना सीधे हाथ की ओर ईस्ट होता है, मतलब पूरब होता है। और ये वेस्ट होता है, मतलब पश्चिम होता है। इस तरह से दिशाएं होती हैं। ये मूल दिशाएं होती हैं, 4 मूल दिशाएं होती हैं। इनको हम प्रधान बिंदु भी कह रहा है। हमारे एनसीईआरटी क्या कह रहा है, ये प्रधान बिंदु होते हैं, चतुर्दिश होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 दिशाओं को बता रहा है, 4 दिशाओं की बात है ये। कौन कौन सी? पूरब, देखो यहाँ से उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, चारों। इनको चतुर्दश भी बोला है इसने और प्रधान बिंदु भी बोला है। एनसीईआरटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपनी मनगढ़ंत भाषा नहीं याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद भी हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ये तो 4 तो मुख्य दिशाएं हो गई। इसके बाद 4 भी और भी होती हैं। देखो एक अपने ये यहाँ चित्र में देखो, उत्तर पूर्व, ये उत्तर है, ये पूर्व है, उसके बीच वाली दिशा उत्तर पूर्व, ठीक है। ये देखो पूरब है, ये पश्चिम है, ये देखो पूरब पश्चिम हो गया, इसके बीच वाली दिशा दक्षिण पूरब। समझ में आया कि नहीं है? ये दो, हाँ दक्षिण है, सॉरी, पूरब है दक्षिण है। और ये दक्षिण है और जो पश्चिम है, इसके बीच में दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये उत्तर है और पश्चिम है, बीच में उत्तर पश्चिम। ये 4 अपनी दिशाएं और होती हैं। इनको अन्य दिशाएं कहते हैं, अतिरिक्त दिशाएं कह सकते हैं, ठीक है, मध्यवर्ती दिशाएं कह सकते हैं। कई शब्द हैं इसमें, देखो अतिरिक्त भी लिखा है, मध्यवर्ती भी लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी नहीं लिखी हैं। ये सभी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। और इसने एक शब्द और बताया है, एक अक्षर लिख के, ओ लिख के। ओ को उत्तर दिशा से डिनोट करते हैं हमेशा। ये जो ओ लिखा है इसका मतलब ये उत्तर दिशा लिखी है, ठीक है। तो ये दिशा के बारे में बात थी, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। चलो आगे देखें। अब है अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? देखो ऐसा होता है, जैसे मान लिया हमने गांव का हमने मानचित्र बनाया, तो गांव का तो छोटा सा गांव है, तो उसमें अच्छे से तालाब, नदी, है ना, सब कुछ बन सकता है उसमें। लेकिन यही हम भारत का नक्शा बना दें फिर उसी उतनी ही जगह में, तो वहाँ पर नदी तालाब कैसे बना पाएँ? तो उनके पर चिन्ह बनाते हैं, ये नदी हो गई, ये फलाना हो गया, ये ढिकाना हो गया। समझ में आ रहा है? तो वही प्रतीक चिन्ह यूज होते हैं मानचित्र में, उसी के बारे में बात चल रही है। थोड़ा सा पढ़ता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। प्रतीक चिन्ह आया था, देखो दूरी आई थी, दिशा आई थी, प्रतीक चिन्ह आए थे, 3 बातें आई थी। मानचित्र के घटकों में 3 बातें थी, तो उसमें ये तीसरी बात है। हमारे मानचित्रों में वास्तविक भवनों, कुछ अन्य अवयवों, लघु, है ना, इनको, लेकिन बड़े नगर में देश के मानचित्र इन सभी चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। यही मैंने समझाया था। जो लघु अवयव होते हैं, जैसे छोटा सा गांव कस्बा उसको बना रहे, उसमें सभी कुछ बना सकते हो आप। लेकिन कोई बड़ा नगर है तो उसमें सब कुछ नहीं बना पाते, तो उसका चित्रण कैसे करेंगे हम? प्रतीकों से करेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ प्रतीक मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। देखो रेलवे स्टेशन का क्या होता है, विद्यालय का क्या होता है, इन सभी को हम किससे, प्रतीक चिन्हों से दर्शा सकते हैं, किसमें? मानचित्र में। तो देखो ये एनसीईआरटी ने जो प्रतीक चिन्ह दिए हैं वो हम अच्छे से याद रखेंगे, बाकी हमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहला है अपना रेलवे लाइन वाला, है ना। तो रेलवे लाइन जो बड़ी लाइन है वो ये है, बड़ी लाइन होगी तो उसका चिन्ह ये होगा। छोटी लाइन है उसका चिन्ह ये होगा, ऐसा चिन्ह है छोटी लाइन। और रेलवे स्टेशन है उसका चिन्ह ये होगा, ठीक है ना। अपने मानचित्र में अगर ऐसा चिन्ह बना है, ऐसा वाला ये चिन्ह बना है, तो इसका मतलब है ये रेलवे स्टेशन है। समझ में? ऐसा चिन्ह बना है तो छोटी रेलवे लाइन है, ऐसा चिन्ह बना है तो बड़ी रेलवे लाइन है। आगे बात समझ में? अच्छा, सड़कों के बारे में बात करें तो ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो पक्की सड़क है, और ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो कच्ची सड़क है। ये आपको याद रखने हैं। ऑप्शन में बने हुए चित्र आ सकते हैं, ठीक है। सीमा के बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो ऐसा चिन्ह होगा, राज्य की सीमा है किसी की तो ऐसा चिन्ह होगा, जिले की सीमा है तो ऐसा चिन्ह होगा, ठीक है। आगे देखो, नदी है तो ऐसा चिन्ह होगा, कुआं है तो ऐसा चिन्ह होगा, तालाब है तो ऐसा चिन्ह होगा, ठीक है। और नहर है तो ऐसा होगा, और ये सेतु मतलब पुल है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से होगा। आगे देखो, मंदिर है तो ऐसा चिन्ह होगा उसके लिए, ठीक है। गिरजाघर है तो ऐसा चिन्ह होगा, और जो मस्जिद और छतरी। इधर डाकघर पोस्ट ऑफिस के लिए, है ना, और पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस है वो इसके लिए, और पुलिस स्टेशन के लिए ऐसा होता है। ये बस्तियों के लिए चिन्ह होता है। ये कब्रिस्तान वाला, कब्रिस्तान का अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है, ऐसा चिन्ह होता है। वृक्ष के लिए ये वाला चिन्ह होगा, और घास के लिए ये वाला चिन्ह होगा, ठीक है। ये हमारे मानचित्र में चिन्ह होते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। एनसीईआरटी कह रही है उनको याद रखो। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप आजकल देख रहे हैं सभी पेपर हैं वो एनसीईआरटी सीधे से सीधे मिल रहे हैं, ठीक है। चलो, अब पृथ्वी का मानचित्रण है, उसके बारे में कुछ बातें बोली गई हैं। देखो क्या बोली गई हैं। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हें पता है, मैं आपको समझा दूँ, पृथ्वी गोल होती है और मानचित्र सपाट बनता है।
समझ आ रहा है कि नहीं? तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसमें तो ग्लोब आगे समझाया जा रहा है। तो ग्लोब फिर ऐसा ही होगा, पृथ्वी जैसा। तो फिर हम पृथ्वी का अध्ययन करना आसान हो जाए ग्लोब से, मानचित्र से आधार आसान नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है, ये बात समझ में आई? देखो मैंने अभी बताया था, इसकी आकृति लगभग गोलाकार है ना। और देखो गोलाकार लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं, इसलिए इसमें लगभग गोलाकार लिखा है, ये बात बताई इसने। ठीक है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मान सकते हैं। कागज के समतल पृष्ठ पर गोलाकार वस्तु यथावत चित्रित नहीं किया जा सकता, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे समझने के लिए संतरे को एक प्रकार छीली है, और ये उदाहरण बता रहा है, आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो देखो ग्लोब क्या है। फिर ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पर विचार कीजिए। ग्लोब गोल आकृति जैसा होता है। ठीक है, उस पर मानचित्र बनाया गया होता है ना। जैसे इसमें पृथ्वी है, चंद्रमा है, मंगल ग्रह, तार और तारामंडल आदि का भी मानचित्र हो सकता है। ठीक है, आगे आगे भी ऐसे ही पढ़ेंगे आप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप भी पढ़ेंगे इसको, जो मेन बात आएगी उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो इसमें निर्देशांक के बारे में बात कही गई है, निर्देशांक को इसने समझाया है। निर्देशांक का मतलब है सही पता बताना, सही पता होना कि आपको कहाँ पहुँचना है। ठीक है ना, तो ऐसे ही पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर हम जो आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ लेना भले ही। इसने स्टेशनरी और दुकानों के बारे में बताया है कि 5वीं गली में 5वीं है ना कौन से दुकान है अपनी, फलाना ढिकाना, ऐसे बताया, इसको आप पढ़ लेना। लेकिन मेन पॉइंट अपना यहाँ से निकल के आएगा अक्षांश और देशांतर से। मेन पॉइंट तो यहीं से निकलेगा, पर फिर भी मैं आपको ये पढ़ के आपको समझा देता हूँ। ऊपर जो उदाहरण हमने 2 पढ़े हैं, 2 उदाहरण ऊपर दिए हैं, आप पढ़ लेना भले ही। प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक कहते हैं। उसमें ये बताया है कि आपका जो घर है वो 5वीं गली में सीधे हाथ पर जाकर, और 5वां घर है या तीसरा घर है, ऐसे बताया गया। तो वही निर्देशांक प्रणाली में तो सही पता बताना। ठीक है, इनके 2 निर्देशांक की सहायता होती है। स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति भी ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो अपनी पृथ्वी पर जो सही पता जानने के लिए हमें 2 बातें सीखनी होती हैं, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो देखो अक्षांश तो पहले ही समझा रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए, यह घुमाया जाता है तो ऊपर की ओर निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव है ना, इनके मध्य में भूमध्य रेखा है, और उस वृत्त को पहचानिए जो चिन्हित करता है, इसे चिन्हित करता है। यानी मैं आपको ग्लोब दिखाता हूँ इसमें, देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये है, ठीक है ना, ये इस तरह से है। अपने में छोटा नहीं हो रहा है ये, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, ऐसे ही देख लें। ये ग्लोब है एक तरह से। ठीक है, तो ऐसे जो रेखाएं, ये देखो ऐसी ये रेखाएं, ये सभी अक्षांश हैं। ये सभी क्या है? अक्षांश है। और ऐसे लंबवत रेखाएं ऐसे करके ये देशांतर है। तो बताओ ये वाला पॉइंट आया कि नहीं आया बीच में? ये वाला पॉइंट, यही निर्देशांक है। किसी का पता बताना है तो अक्षांश और देशांतर को बता दीजिए, उसका पता मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ये देखो उत्तरी ध्रुव है, ऊपर वाला, ऊपर क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है, ये वाला उत्तरी ध्रुव है, और नीचे इसका क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ये नीचे दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, इस तरह ध्रुव होता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? अक्षांश के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अक्षांश को हमने देखा। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं। देखो लिखा हुआ है इसमें, कल्पना कीजिए आप भूमध्य रेखा पर खड़े हुए हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से काफ़ी दूरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। सही है। कोई अक्षांश, जो हमारी पृथ्वी है, जो भूमध्य रेखा है बीच में। ठीक है, तो मान लिया कि ये कर्क वृत्त हो गया, कर्क रेखा हो गई, तो कितनी दूरी पर हो गई? जब मकर रेखा हो गई तो कितनी दूरी पर हो गई? ठीक है ना, इसी को मापता है। अच्छा आगे देखिए, आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होगी। देखो मैंने अभी खींची थी, वो भूमध्य रेखा के समानांतर थी। ये मैंने कर्क रेखा खींची भूमध्य रेखा के समांतर, और ये मकर रेखा खींची, ये भूमध्य रेखा के समांतर थी। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। हाँ, और ये समांतर रेखा है, और कैसी खींची है आपने? पूरब से पश्चिम की ओर जाती हुई खींची है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश रेखा या समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है ना।
यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर सुनिश्चित करना सरल है। सबसे बड़ा विषुवत वृत्त, सबसे बड़ा जो वृत्त है वो विषुवत रेखा, मतलब पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जो अक्षांश है वो विषुवत वृत्त कहलाता है, भूमध्य रेखा कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अक्षांशों को अंशों में डिग्री में व्यक्त किया जाता है। अभी मैं बता रहा था जो क्या कहते हैं 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर की ओर, है ना, ये सभी डिग्री में व्यक्त किए जाते हैं। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त को जो जो भूमध्य रेखा है उसको 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है, जबकि दो ध्रुवों को अक्षांश कर 90 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर और 90 डिग्री दक्षिण की ओर, मतलब ये क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ऐसे कर डिनोट किया जाता है। आगे बात समझ में, चलिए और देखते हैं आगे। आगे देखते हैं। अब देखो देशांतर आ गया। अब क्या आ गया इसमें, देशांतर आ गया। कुछ इसमें अभी कुछ बातें थोड़ी थोड़ी छूट जाती हैं। जैसे इसमें छूट गया कि अक्षांश कितने होते हैं अपनी पृथ्वी पर, अक्षांश कितने हैं, तो वो आगे आ जाएंगे, नहीं तो हमारे नोट्स में लिखे हैं। ठीक है ना, नोट्स में लिखे हुए वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूँ 181 होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देशांतर, देशांतर देखें। कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने वाली जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी समान रहेगी। इन रेखाओं को देशांतर या फिर क्या कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट समझने वाला है। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामोत्तर, ठीक है ना, कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनविच यामोत्तर भी कहते हैं, क्योंकि 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में जो लंदन के एक क्षेत्र में ग्रीनविच स्थान है ना, इससे गुजरने वाली जो यामोत्तर है इसको प्रमुख यामोत्तर नाम दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाती है। इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ठीक है ना, उसमें जो 0 डिग्री अक्षांश था, 0 डिग्री अक्षांश था, उसको हमने क्या कहते हैं विषुवत वृत्त कहा था या फिर भूमध्य रेखा कहा था। लेकिन इसमें जो 0 डिग्री है देशांतर है उसको अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। ठीक है, ये प्रमुख समय प्रणाली को दर्शाता है। और देखो, यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ से ऐसे अब पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं तो ये ऐसे करके देशांतर होते हैं। ठीक है, देशांतर को पार करते हैं समय में परिवर्तन आ जाता है। देखो कैसे आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आगे। देखो पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 डिग्री से 180 तक बढ़ता जाता है। ठीक है, तथा इसमें पश्चिम के लिए प और पूर्व के लिए पू वर्णों से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये तो आप समझ सकते हैं। ये 3 बात और याद रख लीजिए इसमें से, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। सबसे पहला न्यूयॉर्क का देशांतर, न्यूयॉर्क का 74 डिग्री। ठीक है, दिल्ली का अपने का 77 डिग्री है और टोक्यो का 140 डिग्री। और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में होता है उनको याद कर लो तो वहीं से तो पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक और बात देखते हैं। इसमें निर्देशांक होते हैं, ये मैंने बताया। अच्छा, इसमें एक ग्रेड और रह गया। देखो एक पॉइंट और छूट गया। देखो ये जो अक्षांश है और देशांतर है, इन दोनों का जो मिलान बिंदु होता है उसे ग्रेड कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन में आ जाता है ना, ग्रेड निम्नलिखित में से कहलाता है, तो उसमें दोनों ऑप्शन में होंगे, वही आंसर अपना होगा। अक्षांश और देशांतर का जो कटान बिंदु होता है उसको ग्रेड बनाता है। ठीक है, अच्छा और देखो एनसीईआरटी भाई बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ती है, ध्यान से पढ़ोगे तो काम चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। आगे समय टाइम जोन है ना, इसके बारे में थोड़ा हम समय लेते हैं। देखो ऐसा होता है कि ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इस प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है। ये बात हम तुम जानते हैं, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री, इसका अर्थ ये हुआ प्रति घंटा 15 डिग्री। सही है, 24 का भाग करेंगे 360 में, 360 में जब हम 24 से भाग करें तो 15 डिग्री आएगा। 15 डिग्री
ठीक है ना। और 15 गुणा 24 360। अब प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के यामोत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य यामोत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएं 180 डिग्री पूर्व तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनविच पर 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 डिग्री यामोत्तर पर एक एक घंटा बढ़ता जाएगा। देखो उसमें 15 डिग्री पर 1 बजेगा, 30 डिग्री पर 2 बजेंगे, है ना, 45 डिग्री पर 3 बजेंगे। ऐसे कर 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 1 घंटा समय बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाता है। अच्छा, और देखिए आगे। अच्छा, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे तो और कुछ बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। तो यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 डिग्री पर दर्शाए गए हैं। ये ग्राफ है ऊपर देखो, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है समझने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक पॉइंट ये आ गया भाई, ये जो हमने देखो वो पढ़ा था 0 डिग्री ग्रीनविच से निकलती है देशांतर, उसको समय अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा कहते हैं। लेकिन ये जो देशांतर 180 डिग्री देशांतर होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये, वो समय रेखा थी। ठीक है ना, इतना ध्यान रखेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट मिल जाएगा हमें पढ़ने का, याद करने वाला। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री पर होता है, ये बात तो याद रखेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। मैं आपको अब ले चलता हूँ अपने नोट्स पर। ठीक है, चलो देखते हैं, है ना। पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति मुख्य परिचय। देखो पृथ्वी गोलाकार होता है, हमने पढ़ लिया है, इस वजह से सभी सटीक स्थितियाँ कठिन होती हैं, है ना, ये पढ़ लिया। इसमें काल्पनिक रेखा होती हैं वो अक्षांश और देशांतर कहलाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे मानचित्र की परिभाषा देखो, ये परिभाषा दी है। परिभाषा है देखो, मानचित्र पृथ्वी की संपूर्ण सतह या उसके किसी भी भाग का एक निश्चित पैमाने पर बनाया गया चित्र होता है। इसमें विभिन्न वस्तुओं एवं स्थानों को संकेतों, देखो संकेत मैंने खूब अच्छे से बताया आपको, रंगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मानचित्र के प्रमुख तत्व, 3 तत्व बताए थे मैंने आपको, एक दूरी, दूसरी दिशा और तीसरी प्रतीक। तो दूरी क्या होती है, जो दूरी वास्तविक दूरी के रूप में दर्शाई जाती है। मानचित्र में दिशा ज्ञात करने के लिए उत्तर दिशा को आधार माना जाता है। ठीक है, ये 4 दिशाएं होती हैं। देखो आगे प्रतीक चिन्ह, प्रतीक में हमने बताए थे आपको, है ना, अभी तुरंत पढ़े हैं। दर्शाने के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेलवे लाइन है, सड़क है, इनको दर्शाने के लिए अलग अलग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको अभी बताया इसके बारे में। देखो ये प्रतीक चिन्ह भी हैं, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया, इसलिए आपको दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। चलिए देखो, मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर देखो भौतिक मानचित्र दिया, इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है। ठीक है, इसमें ऊंचाइयों को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में देश है, राज्य, जिलाएँ, है ना, उनकी सीमा को दर्शाया जाता है। आगे देखो थीमेटिक मैप, मैंने बताया था आपको, एक विशेष मैप होता है, यहाँ पे विषयगत मैप कह सकते हैं, जिसमें वर्षा है, जनसंख्या है, कृषि है, उद्योग है, इनको दर्शाया जाता है, उसको थीमेटिक। अंग्रेजी में शब्द याद रखना। ठीक है, ये अंग्रेजी में पूछा जाता है अधिकतर, थीमेटिक मैप। ठीक है, चलो आगे। ग्लोब, देखो ग्लोब के बारे में अभी हमने पढ़ा है। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा वास्तविक 3D प्रतिरूप होता है। इसमें एक सुई झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। अक्ष के ऊपरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव और निचले बिंदु को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ध्यान रहे, वास्तविक पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ये काल्पनिक होती है। ठीक है ना, जो सुई के बारे में बात कर रहे हैं वो काल्पनिक बात है अपनी। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसमें भूमध्य रेखा, देखो भूमध्य रेखा के बारे में बात आई थी, वो मैंने आपको डिटेल से इसमें लिख दिया है। यह पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और काल्पनिक रेखा है। मान देखें तो 0 डिग्री अक्षांश है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, कौन, भूमध्य रेखा। इसके उत्तर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण भाग वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अक्षांश देखो ध्यान से, भूमध्य रेखा के समानांतर ध्रुवों तक खींचे गए सभी वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। ये ऐसे करके पृथ्वी भूमध्य रेखा है, ऐसे जो वृत्त खींच रहे हैं हम ऐसे, ये हमारे अक्षांश है सब। ठीक है ना, ये सभी क्या है, अक्षांश है। आगे देखो, ये सभी रेखाएं एक दूसरे के पूरी तरह समांतर होती हैं। ठीक है, कभी आपस में काटती नहीं, ये पॉइंट याद रखना है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश है,
इसको 0 डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ध्रुवों की ओर जाने पर इन रेखाओं का आकार धीरे 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 छोटा होता जाता है। ध्रुवों की ओर जैसे जैसे ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, ऐसे से उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, ऐसे आकृति बनती आती है। ध्रुवों पर पहुंचकर अक्षांश रेखाएं सिर्फ बिंदु रह जाती हैं और ग्लोब पर कुल अक्षांश की संख्या 181 होती है। ये हमने वहाँ भी बताया था कि एनसीईआरटी में लिखा है, गहराई से पढ़ेंगे तो मिलेगा, ऐसे फरफरा पढ़ते हैं तो नहीं मिल पाता है। तो फिर भी मैं आपको नोट्स में बता दूंगा। ठीक है, चलो देखो, महत्वपूर्ण अक्षांश है, अपने 4 अक्षांश तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, मैं आपको बना के बताता हूँ। देखो ऐसे पृथ्वी है ये। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री है ये भूमध्य रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री, देखो कर्क रेखा, यह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होती है। यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा या दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री होती है, यहाँ पर मकर रेखा हो गई है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव व्रत जो 23.5 जो हो गए यहाँ से गुजरी, वो 66.5 डिग्री होगी। 66.5 डिग्री होती है, उसको हम उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं। ठीक है, उत्तर में। और दक्षिणी ध्रुव व्रत होता है वो 66.5 डिग्री दक्षिण में होता है, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये चारों व्रत आपको याद रखने हैं। आगे पृथ्वी के ताप कटबंध, इसमें ताप कटबंध और है, 3 ताप कटबंध है। ठीक है, जैसे मान ली पृथ्वी है, ये अपना क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा है, तो यहाँ तक एक कटबंध होता है, यहाँ तक अलग, यहाँ तक एक बीच में अलग होता है, यहाँ से ये अलग होता है। ठीक है, ऐसे 3 हो जाते हैं, 1 फिर ये 2 3, ऐसे 1 2 3 ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात बताई गई है, ध्यान से समझ लो। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अलग अलग कोण पर पड़ती हैं, जिससे तापमान बदलता रहता है। तापमान के इसी अंतर के आधार पर पृथ्वी को 3 ताप कटबंधों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? देख लो ध्यान से। पहला उष्ण कटिबंध है, यह क्षेत्र कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में स्थित होता है। ठीक है, मतलब 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र है, वो उष्ण कटिबंध है। यानी ये वाला इतना क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंध है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ साल भर कम से कम एक बार दोपहर का सूर्य बिल्कुल ठीक सर पर आ जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्मी रहती है। ये भी बात सही है, सबसे ज़्यादा गर्मी इसी क्षेत्र में रहती है। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर और उत्तरी ध्रुव व्रत यानी कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक होता है। या दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर दक्षिण ध्रुव व्रत में 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर स्थित होता है। ठीक है, यह सूर्य की तिरछे किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान थोड़ा मध्यम रहता है। आगे देखो, शीत कटबंध, तीसरा कटबंध है, शीत, यह उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत में 66.5 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव तक होता है, 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, उत्तर की ओर। यह दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक होता है। यहाँ सूर्य की कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं और अत्यधिक ठंड होती है। ठीक है, यहाँ हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देशांतर। आगे देखो, अक्षांश हमने पढ़ लिया था, अब देशांतर है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्ताकार जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं। यानी ये मैंने पृथ्वी बना दी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से ऐसे मिलाएंगी, ये रेखाएं सभी देशांतर होंगी। ये क्या होंगी? देशांतर कहलाएंगी। ठीक है, आगे देखो, अक्षांश के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। दो से देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी बीच की दूरी कम होती जाती है, ध्रुवों पर यह बिल्कुल शून्य हो जाती है। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, देशांतर रेखाओं की संख्या होती है वो 360 होती है और ये जो अक्षांश होते हैं वो 181 होते हैं। ठीक है, 181। प्रमुख यामोत्तर प्राइम मेरिडियन मैंने आपको समझा दिया था, उसमें 0 डिग्री जो देशांतर होता है वो प्रमुख यामोत्तर कहलाता है। यह रेखा इंग्लैंड के लंदन शहर के पास ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं मिलकर एक ही रेखा बनाती हैं। ठीक, आगे इस 180 डिग्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये मैंने अच्छे से बताया था आपको
180 डिग्री उसको तिथ रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री उसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, मानक रेखा, ठीक है। ग्रिड प्रणाली यार देखो मैंने आपको बताया था, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को कटान बिंदु होता है ना, इससे जो जाल बनता है उसको ग्रिड कहते हैं। ग्रिड की मदद से हम ग्लोब पर किसी भी स्थान की एकदम सटीक स्थिति ढूंढ सकते हैं। मैंने बताया था बिल्कुल पक्का पता ढूंढ सकते हैं। जहाँ पर तय अक्षांश देशांतर रेखा आपस में काटती हैं उस स्थान को पता कहते हैं। देशांतर और समय, देशांतर समय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर 360 डिग्री में लगाते हैं, 24 घंटे में लग जाता है। इसका अर्थ है कि 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है ना, यही अर्थ हुआ। इस गणना के अनुसार 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ये भी बात सही है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री है, पूरब की ओर जाने पर समय आगे बढ़ता है और पश्चिमी की ओर जाने पर समय पीछे बढ़ता है, ठीक है, पीछे घटता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। मानक समय और भारत, अलग अलग देशांतर रेखाओं पर स्थित जगहों का स्थान समय अलग अलग होता है, इसलिए भारत के पश्चिमी छोर गुजरात और पूर्वी छोर असम के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यानी असम लिखा है तो लगभग 2 घंटे से कम होगा, 1 घंटे 45 मिनट होगा शायद। अरुणाचल प्रदेश लिखा होता तो 2 घंटे हो जाता पूरा, ठीक है। तो कोई नहीं, 1 घंटा 45 मिनट भी होगा, ठीक है, चलेगा। इस भ्रम और समय की गड़बड़ी को दूर करने के लिए देश के बीच में से गुजरने वाली समय के पूरे देश में एक जैसा समय बताने के लिए ये क्या है, एक मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर कहते हैं। भारत की मानक देशांतर है, उसको क्या कहते हैं, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं, ठीक है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। इस रेखा के समय को भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे, इसको बहुत अच्छे से पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ये भी देख लेते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है, देखो अभी बताया था, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तर होता है, ठीक है। आगे अब तो जल्दी फटाफट लगा लो क्वेश्चन। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, अभी पढ़ा है अपना देखो आगे। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया, तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया, तो पूर्वी देशांतर ये है, देखो पूर्वी देशांतर से लिया गया, ठीक है। आगे देखो, ग्रिड किसका जाल होता है, देखो आया कि नहीं आया, अक्षांश और देशांतर दोनों का जाल होता है। आगे, किस ताप कटिबंध में हमेशा अत्यधिक ठंड रहती है, हमेशा अत्यधिक ठंड रहती है, शीत कटिबंध में, ठीक है। यानी 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री तक और 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री तक, ठीक है। आगे, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना डिग्री होता है, तो प्रमुख यामोत्तर है वो क्या कहते हैं, 0 डिग्री होता है, कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है, हाँ सही है, ठीक है। आगे, लंदन के ग्रीनविच स्थान से भारत का मानक समय कितना आगे, तो 5.5 घंटे आगे, अभी पढ़ा है अपन ने, ठीक है। आगे, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देखो देशांतर मैंने ऐसे बताई, तो ऐसे 360 होती हैं, ऐसे कितनी होती हैं, 360 होती हैं, ठीक है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे बहुत अत्यधिक गर्मी रहती है ना, सूर्य की अपनी सीधी किरणें पड़ती हैं, अत्यधिक गर्मी होती है। कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भारत के लगभग बीच से होकर जाती है, तो भारत के बीच से होकर कर्क रेखा जाती है, ठीक है। आगे, भारत जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो अक्षांश वृत्तों का आकार धीरे धीरे घटता जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटता जाता है, ठीक है। तो ये अपना प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया, देखो ये आंसर की दिए, ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको कैसा लगा और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और सेशन देखने के लिए आपका सभी का थैंक यू, धन्यवाद।